1.7 नंबर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फ़ोन टैपिंग। तो फ़ोन टैपिंग न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? रिसेंटली एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर प्रॉप चल रही है कि उन्होंने फ़ोन टैप किए थे, एक पॉलिटिकल लीडर है उनके 2019 के अंदर। तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर बना हुआ है। अब देखते हैं कि वो कौन-कौन से ग्राउंड है जिनके लिए फ़ोन टैपिंग की जाती है। तो बताया जाता है कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी यदि इंडिया की प्रभावित हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का कंसर्न होता है तो फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। फॉरेन स्टेट्स के साथ रिलेशन के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी के फ़ोन से काइंड ऑफ, तो इस तरीके का कुछ अंदेशा लगता है तो फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। एंड पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और इंसाइटमेंट को प्रिवेंट करने के लिए भी फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है फ़ोन टैपिंग की। तो ये होता है एक तरह से मॉनिटर करना इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को एंड फॉर्म्स बाय थर्ड पार्टी बाय सीक्रेट मीन्स। तो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा सीक्रेट तरीके से इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को और फॉर्म्स पे होने वाली कम्युनिकेशन को क्या करना, मॉनिटर करना, ये फ़ोन टैपिंग मानी जाती है। ये वर्ड जो है फ़ोन टैपिंग जो है, उसका मतलब ये भी होता है कि वायर टैपिंग और लाइन बगिंग और इंटरसेप्शन ऑफ दी फ़ोन। तो ये सब भी इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सेप्शन फॉर प्रेस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है एक्सेप्शन फॉर प्रेस के अंदर, प्रेस मैसेजेस एक्रेडिटेड टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी इंटरसेप्टेड अनलेस देयर ट्रांसमिशन हैज बीन प्रोहिबिटेड। तो ये ध्यान रखना, स्पेसिफिक एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि फ़ोन टैपिंग कोई नया इशू है, बहुत पुराना इशू है। फर्स्ट टाइम पे ये कमेंस हुआ था यूएसए के अंदर 1890s में। 1890s में, तो 1890s में स्टार्ट हुआ, काफ़ी पुराना है ये पूरा कंसर्न, पूरा टॉपिक जो है, कंसर्न नहीं बोलेंगे, पूरा इशू जो है। अब आगे देखते हैं थोड़ा और देखते हैं कि भाई इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट है 1885 का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट को फोन टैप करने का राइट मिलता है इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी पूछा जाए कि भाई किस एक्ट के अंतर्गत स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फोन टैप करती हैं, तो वो है इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885। आगे बताया गया है स्टेट के अंदर पुलिस के पास ये अधिकार होता है फोन टैपिंग करने का, और सेंटर के अंदर 10 एजेंसीज हैं जिनको कि पावर दिया गया है कि फोन टैपिंग वो कर सकते हैं। उन 10 एजेंसीज का नाम आपको देख लेना है थोड़ा। एक है आईबी, एक है सीबीआई, एक है ईडी, एक है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, एक है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आरएनडब्ल्यू एंड डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो इन सभी लोगों को फोन टैपिंग करना अलाउड है सेंटर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड क्या है फोन टैपिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बताया गया फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फोन टैपिंग है, वैसे हम यदि कम्युनिकेशन के डिवाइसेस को देखें तो यूनियन लिस्ट में आते हैं, वो भी एंट्री नंबर 31 के अंदर। तो फोन्स अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन डिवाइसेज ये कहाँ पे मेंशन किए गए हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर। आर्टिकल 19 इसके रिगार्डिंग क्या बोलता है, तो आपको पता है आर्टिकल 19 के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड की गई है, लेकिन जो टेलीफोनिक टैपिंग होती है वैसे हम देखें तो आर्टिकल 19 का वर्णन है, बट आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में बताया गया है अनलेस इट केम विद इन द रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट सेट आउट इन आर्टिकल 19 सब क्लोज 2। तो मतलब ये रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर ये चीजें इंक्लूड हो जाती है। और आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग बोला गया है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 आपको पता ही है। तो यहाँ पे बताया गया है टेलीफोनिक ट्रैपिंग जो है एक तरह से वायोलेशन है आर्टिकल 21 का वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन यदि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ रहता है तो फिर ये परमिट की जा सकती है। एंड इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 के बारे में आपको पता ही है कि रेगुलेट करता है फोन टैपिंग को। तो ये सभी चीज आपको पता है। अब देखते हैं कि और किसी एजेंसी के द्वारा टैपिंग की जाती है जो 10 सेंट्रल एजेंसी बताई गई हैं उसके अलावा, तो उसे इलीगल बताया जाता है, बोला जाता है। अब ये ध्यान रखना कि ऑर्डर कौन देगा फोन टैपिंग की, तो ओनली बाय सेक्रेटरी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं वही ऑर्डर दे सकते हैं, और स्टेट के अंदर उनके काउंटर पार्ट, स्टेट के अंदर उनके जो काउंटर पार्ट है वो राइटिंग में ऑर्डर देंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। ओनली तभी फोन को टैप किया जा सकता है। आगे बताया गया है हालांकि एक्सेप्शनल जो केसेज होते हैं उसके अंदर ये ऑर्डर जो है लोअर अथॉरिटी भी इशू कर सकती है, एक्सेप्शनल केसेज के अंदर, ठीक है, सच ऑर्डर। लेकिन ऐसे जो ऑर्डर है उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बाद में, है ना, या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया होता है उसके अंदर आपको फिर कम्युनिकेट करना पड़ेगा फर्दर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको कि भाई हम फोन टैपिंग की है हमने काइंड ऑफ। तो दिस इज ऑल अबाउट फोन टैपिंग। अब हम चलते हैं 1.8 नंबर के टॉपिक के ऊपर जो है राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है, काफी न्यूज में रहता है आजकल, काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। आर्टिकल 21 के अंदर ही कहीं ना कहीं पे इसको कंसिडर किया जाता है, राइट टू प्राइवेसी का ही ये एक्सटेंशन है एक तरह से। देखते हैं इसका क्या स्टेटस है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है रजिस्ट्री अपनी रजिस्ट्री को टू रिमूव डिटेल्स ऑफ ए कपल फ्रॉम सर्च इंजन एंड इंटरनेट। एक कपल है उनकी डिटेल्स को सर्च इंजन एंड इंटरनेट से रिमूव करने के लिए बोला है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने। रिमूव करना मतलब भुला दिया जाना,
फॉरगॉटन, राइट टू बी फॉरगॉटन। देखते हैं क्या है इसका स्टेटस, कहाँ से ये आया है, इंडिया में इसका स्टेटस क्या है, और यूरोपियन कंट्रीज यदि वेस्टर्न वर्ल्ड में देखे तो वहां पे कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है इस साइट में। ठीक है, तो बताया जाता है आरटीवीएफ इज राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव करवाने का राइट है ये, इंटरनेट से, सर्च इंजन से, डाटाबेस से, वेबसाइट से और पब्लिक प्लेटफॉर्म से। बस दी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन इज नो लॉन्गर नेसेसरी, जो नेसेसरी नहीं रह जाती है वो इन्फॉर्मेशन यदि आगे के लिए, है ना। जो आरटीवीएफ है उसको ट्रेस किया जा सकता है कहीं पे राइट टू ऑब्लिवियन से, जो कि फ्रेंच ज्यूरिस्प्रूडेंस था। तो फ्रेंच ज्यूरिस्प्रूडेंस जो राइट टू ऑब्लिवियन है वहां से इसका ओरिजिन देखा जा सकता है। एंड आरटीजीएफ, हाउएवर आरटीजीएफ इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, हालांकि ध्यान रखना है आपको। फिर भी देखते हैं आगे। डू यू नो में क्या बताया गया है, राइट टू प्राइवेसी विच राइट टू बी फॉरगॉटन। तो राइट टू बी प्राइवेसी, राइट टू फॉरगॉटन का ही एक्सटेंशन, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू प्राइवेसी का ही एक एक्सटेंशन माना जा सकता है, और जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। वही यहाँ पे बताया गया है कि भाई आपका जो आर्टिकल 21 है जो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, जिसमें कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक नहीं होती है उसकी बातें होती है, लेकिन आरटीवीएफ जो होता है वो थोड़ा सा अलग है, ये पब्लिकली जो नॉन इन्फॉर्मेशन है उसको वहां से हटाने की बात करता है। ठीक है, और थर्ड पार्टी को उसको एक्सेस नहीं करने देने के लिए बात करता है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं। देखो, ये एक यूरोपियन यूनियन के अंदर देखा जाए तो स्टेटूटरी राइट है ही, है ना। तो ये एक वैधानिक राइट है यूरोपियन यूनियन के अंदर, जो कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंदर वहां पे आता है। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन का काफी फेमस है, ध्यान रखना है आपको। हम भी जो अपना ड्राफ्ट किया है और हम कर रहे हैं अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल, अभी पहले तो इसको स्क्रैप कर लिया था, दोबारा भी चल रहा है उस पर काम। तो काफी सारी चीजें हम वहाँ पे जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को देखते हुए हम भी यहाँ पे इंक्लूड करने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो काफी एडवांस जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है यूरोपियन कंट्रीज का, तो वहाँ पे इसको एक वैधानिक राइट दिया गया है। आगे देखते हैं। इट वाज implicitly recognized as a right for the first time by EU Directive on Data Protection in 1995। तो पहली बार इसको explicitly as a right माना गया था 1995 के अंदर। अब देखते हैं आर्टिकल 17 ऑफ जीडीपीआर। जीडीपीआर का जो आर्टिकल 17 है वो क्या बोलता है, वो राइट देता है आरटीवीएफ का और राइट टू रेज करने का। तो इसमें बताया गया विच परमिटेड डाटा सब्जेक्टेड टू रिक्वेस्ट ए कंट्रोलर टू डिलीट पर्सनल डाटा कंसर्निंग हिम और हर विदाउट अनड्यू डिलीट। तो ये सब वही बातें हैं जो हम जानते हैं। आगे देखते हैं। देखो, पहले इंडिया का स्टेटस देख लेते हैं। इंडिया देयर इज नो लॉ दैट स्पेसिफाई, सॉरी, जो कि स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है आरटीवीएफ। तो इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि स्पेशली आरटीवीएफ प्रोवाइड करता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है आरटीवीएफ के बारे में देखते हैं। तो एक लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क केस रहा है वैसे, केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, काफी फेमस केस आपको पता है सबको। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है आरटीवीएफ को एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेटेड दैट आरटीवीएफ was subjected to certain restrictions and that it could not be used if material in question was required for the। तो यदि material in question required for the होता है इन conditions के अंदर तो उसको फिर remove नहीं किया जा सकता है। ठीक है, that it could not be used। तो वो कौन कौन सा है? Exercise of right to freedom of expression and information, fulfillment of the legal responsibilities, execution of a duty in public interest or public wealth, protection of the information in public interest for purpose of the scientific or historical study or for statistical purposes, and establishment, executing or defending of legal claims। तो ये सभी बातें बताई गई हैं यहाँ पे, आप समझ गए हो। तो ये हमारा ये भी टॉपिक पूरा हो गया। 1.8 नंबर का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो था आरटीवीएफ। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं चीजों को। 1.9 में अदर इंपॉर्टेंट न्यूज बताई गई है जो भी काफी काम की होती हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें पहले बताया गया है माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया। भाई इंडिया में माइनॉरिटी का स्टेटस कैसा है, माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया, इसको देखते हैं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी माइनॉरिटी जैसा वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है। राइट ऑफ द माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर रखे गए हैं, और आर्टिकल 350B मेंशन करता है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात हो रखी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, और आर्टिकल 29-30 माइनॉरिटीज की राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि माइनॉरिटी जैसा कोई वर्ड डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं। ओके, आगे देखते हैं। हाउएवर सेंट्रल यूजिंग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, ठीक है, हैज डिक्लेयर्ड मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और जोरिस्ट्रियंस एज ए माइनॉरिटी। तो इन लोगों को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया है इस एक्ट को यूज में लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हालांकि किन किन लोगों को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, बुद्धिस्ट को, जैनों को और जोरिस्ट्रियंस को, ये ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या रही है माइनॉरिटी स्टेटस के रिगार्डिंग इंडिया में, वो देख लेते हैं। तो इन टीएमए पाई केस 2002 का काफी फेमस केस है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज आर डिटरमाइंड
बाय टेकिंग स्टेट एज ए यूनिट, तो स्टेट को एक यूनिट लेते हुए दोनों माइनॉरिटी डिटरमाइन की जाएंगी, एंड नॉट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट स्टेट को एक यूनिट लेते हुए उस तरह से माइनॉरिटी डिटरमाइन की जाएगी। बाद में केरला एजुकेशन बिल 1958, ये पहले वाला केस है ना, केरला एजुकेशन बिल 1958, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट हैव रिजेक्टेड द आर्गुमेंट दैट माइनॉरिटी शुड बी आइडेंटिफाइड एट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेवल पे, स्टेट एज ए यूनिट पे यहाँ पे माना गया है, ठीक है। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसमेंट्स हैं, तो इनको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो इसको बोलते हैं NCMEI एक्ट 2004 है, जो कि क्या बोलता है, हैज बीन एनेक्टेड टू सेफगार्ड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब एक देखते हैं सरना रिलीजन डिमांड, तो सरना रिलीजन डिमांड क्या है, ये क्या चल रहा है, तो वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स की डिफरेंट जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स है, झारखंड है, उड़ीसा है, असम है, वो डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, दैट सेंटर रिकॉग्नाइज देयर रिलीजन एज सरना, तो उनके रिलीजन को एज सरना सेंटर रिकॉग्नाइज करें। सरना है क्या, सरना इज रिलीजन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ नेचर वर्शिप, ध्यान रखना है आपको, नेचर वर्शिप के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये रिलीजन है, इज फॉलोड बाय ट्राइबल्स इन सेवरल इंडियन स्टेट्स, ध्यान रखना है, ओके। अब देखते हैं आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एंड आर्टिकल 35A, तो अगस्त 5 marks 3 years of abrogation of Article 370 and Article 35A that gave J&K its special status and mandate to define its domicile rules। तो इन 2019 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोलगेट किया था, क्या किया था, प्रमोलगेट कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू J&K ऑर्डर 2019 which stated that provision of the Indian Constitution were applicable in state, क्या एप्लीकेबल होंगे स्टेट के अंदर जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है वो। की इफेक्ट ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 को एप्लीकेशन करने के की इफेक्ट्स क्या रहे हैं वो देख लेते हैं। तो कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू J&K, तो एक तो इफेक्ट ये रहा। दूसरा, रिप्लेसिंग रणबीर पिनल कोड, रणबीर पिनल कोड था पहले, जो कि वहां के महाराजा के नाम पे रहा होगा, काइंड ऑफ सेपरेट पिनल कोड फॉर J&K विद IPC, तो इसको IPC रिप्लेस कर दिया गया है। नो सेपरेट फ्लैग, तो ये कुल मिला के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के इफेक्ट रहे हैं, ओके। अब आगे देखते हैं, this effectively meant that all provisions that formed the basis of a separate constitution for J&K state abrogated. With this, Article 35A was scrapped automatically. Article 35A provide करता था J&K को legislature full discretionary power, and J&K को legislature full discretionary power to decide permanent residents of the state and give them special privilege in employment and property acquisition and education. ये सब प्रोवाइड करता था आपका आर्टिकल 35A, ध्यान रखना आपको। पार्लियामेंट ने पास किया J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड प्रोवाइड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K टू 2 टेरिटरीज, एक तो है आपका 2 यूनियन टेरिटरीज, नेमली J&K विथ लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट 370 का एब्रोगेशन एंड आर्टिकल 35A। अब देखते हैं आर्टिकल 142 के बारे में बात करते हैं, 142 को देखते हैं थोड़ा सा। तो ये लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर के टॉपिक के अंदर जो आते हैं, फिर सेकंड नंबर के टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे हम। तो आर्टिकल 142 क्या बोलता है, एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, फ्री द रिमेनिंग 6 कन्विक्ट्स ऑफ इन राजीव गांधी असिस्नेशन केस, तो कन्विक्ट्स जो थे राजीव गांधी असिस्नेशन केस के अंदर, उनमें से जब सेट फ्री कर दिया 6 कन्विक्ट्स को, है ना, तो अपनी 142 आर्टिकल को यूज में लेते हुए, क्या है आर्टिकल 142 ये देख लेते हैं। तो आर्टिकल 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये है क्या, सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, तो कंप्लीट जस्टिस जहां पे भी वर्ड आ जाता है आपको आर्टिकल 142 को ध्यान रखना है अच्छे से, इन एनी कोच और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। आगे देखना है, एनी डिक्री सो पास और ऑर्डर सो मेड शैल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो ये कंप्लीट जस्टिस की जब भी बात आती है तो आपको 142 को याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 145 क्लॉज 5, इसको देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट मेजॉरिटी व्यू ऑफ लार्जर बेंच विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर ए बेंच ऑफ लेसर स्ट्रेंथ, तो लेसर स्ट्रेंथ की जो बेंच रहेंगी उसकी तुलना में मेजॉरिटी व्यू ऑफ द लार्जर बेंच हमेशा प्रिवेल करेगा, ठीक है। एवन इफ लेटर्स आर ए ग्रेटर नंबर ऑफ जज एग्रीइंग विद ईच अदर, हो सकता है देखो 7 लोगों की मान लो बेंच है, 7 लोगों की बेंचों में पहली बेंच के अंदर 4-3 से डिसीजन आया, दूसरी बेंच मान लो थोड़ा और बढ़ा लेता हूं मैं, मान लेता हूं मैं 9 लोगों की बेंच में ले लेता हूं, और मान लो वर्डिक्ट आता है किससे 7
वर्डिक्ट आ जाता है 5-4 से। एंड दूसरा मैं केस लेता हूँ एक, ठीक है, जिसमें मैंने 7 जजों की बेंच ले ली है, इसमें वर्डिक्ट आ गया 6-1 से। तो ऐसे में 6-1 वाला वर्डिक्ट ऐसा नहीं होगा कि मान्य होगा, पुराना वाला भले ही वो 5-4 से आया था वही मान्य होगा, वही वैलिड होगा और उसकी ही मतलब प्रेसिडेंसी ऊपर रहेगी, ठीक है, वो ऊपर रहेगा, ध्यान रखना है आपको। समझ गए हो आप इस चीज को। इन व्यू ऑफ आर्टिकल 145 क्लॉज 5, concurrence of a majority of the judge at the hearing will be considered as a judgment or opinion of court। अब देखते हैं आर्टिकल 145 क्लॉज 5 क्या बोलता है। States that no judgment shall be delivered by Supreme Court without concurrence of a majority of judges present at hearing of the case, but nothing in this clause shall prevent a judge from delivering a dissenting judgment। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे आर्टिकल 145 के अंदर बताई गई हैं, ये आपको देख लेनी है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है जो आपका फर्स्ट नंबर का टॉपिक था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को हम देख रहे थे जो कि न्यूज के अंदर रहे थे। अब सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा जो कि है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट को अब हम देखेंगे। उसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं।